अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन है। सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़े। और इस उन्वान पे कई दिनों से चाह रहा था कुछ बात करूं, लेकिन आप लोग जानते हैं मैं फ़िलहाल थाईलैंड में हूं और यहाँ पे वक्त की बहुत ज़्यादा तंगी है, क़िल्लत है, वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज जुमा का बाबरकत दिन है, इस उन्वान पे बोलना ज़रूरी है। मदारिस के असातिज़ा मुअल्लिमीन को छुट्टी होती है, कम से कम वो अपना वक्त फ़ारिग करके मेरी ये अहम बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये ख़ास तौर पे मैं मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक ही पहुँचाना चाहता हूँ कि देखो, उत्तर प्रदेश में 350 मस्जिद और मदरसों पे कार्रवाइयाँ हो चुकी है। उनमें से कई को ढा दिया गया है, कई पे बुलडोज़र चल चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर भी सैकड़ों मसाजिद और मदारिस और दरगाहों पे कार्रवाइयाँ हो चुकी है। तो आप इस जाम में मत रहो कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी, चाहे आप महाराष्ट्र में मदरसा चलाते हो, मध्य प्रदेश में चलाते हो, गुजरात में चलाते हो, या राजस्थान में हो, या मुल्क के और किसी सूबे में। याद रखो, आगे चलकर जैसे ये वक्फ़ बिल आया है, मदरसा बिल आने ही वाला है। आप इस बेफिक्री में मत रहो कि हम जो है सुबुकदोश हो गए या हम जो है आज़ाद छूट गए, अब हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। तो इससे पहले पहले मैं ये बातें आपको कई सालों से समझा रहा हूँ कि देखो, मदरसा जो है ना, मदरसा ये मुसलमानों के रीढ़ की हड्डी है। मदरसों का हमारी कौम में, हमारे समाज में, हमारे महल्लों में, हमारे बस्तियों में होना उतना ही ज़रूरी है जितना इंसान के बॉडी में, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। वजह उसकी यह है कि ये मदारिस और मकातिब ही है जिसकी वजह से हमारे इस भारत देश के अंदर इस्लाम की हिफाजत हुई। और जितनी तंजीमें, जमातें बर्रे सग़ीर के अंदर वजूद में आई, ये सब मदरसों की चार दीवारियों से ही। भले दावत व तबलीग की मेहनत हो। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम थे और वो ख़ुद एक मदरसे के फ़ारिग आलिम दीन थे। तो ये तहरीक भी, दावत व तबलीग की भी, पहले मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी मदरसे की ही बुनियाद रखी हुई है। मरकज़ निज़ामुद्दीन हम आज जिसे कहते हैं, एक चुअल में वो मदरसा काशिफुल उलूम है, और उसी की जो मस्जिद है उसको बंगले वाली मस्जिद कहते हैं। असल तो वो मदरसा है, वो मदरसे के अंदर ही जो है मरकज़ है। खाली मैं तबलीगी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बाकी भी जो जमातें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, ऐसे ही मुल्क के आज़ादी की भी जो मुहिम हमारे भारत देश में शुरू हुई थी हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, वो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने का मकसद ही ये था। तो देखो, ये जितनी मेहनतें हैं, अब हम अगर ये मेहनतों पे बात करेंगे तो वो एक टॉपिक अलग से निकल जाएगा, आधे एक घंटे का। हमको अभी फ़िलहाल उस पर बात नहीं करना है, बस बताना ये है मदरसे ज़रूरी है हमारे लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर? अब ये हो रहा है कि मदरसों, यानी जो सही काम करने वाले मदरसे हैं, जो वाकई में भी मेहनत कर रहे हैं, जो वाकई में भी पूरे ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, तो अब ये ऐसे बहुत सारे ख़ियानतें करने वाले और मदरसों का इस्तेमाल हवाला के कारोबार के लिए करने वालों, और मदरसों का इस्तेमाल जो है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए करने की वजह से क्या हो चुका है, बाकी मदरसे भी रडार पे, बाकी मदारिस भी जद में आ रहे हैं। अब इलीगल एक्टिविटीज़ में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मदरसों के मोहतमिमों का बिल्डिंगों के कारोबार में मुलव्विस होना। हाँ, अब किसी का अपना पर्सनल कारोबार हो सकता है, ऐसे है बहुत सारे मोहतमिम, वो ख़ानदानी तौर पे करोड़ोंपति है। जैसे गुजरात वगैरह के अंदर जो है ना, हमारे मोहतमिम साहब शेयर ट्रेडिंग का कामकाज करते थे, तो वो ख़ानदानी तौर पे करोड़ोंपति आदमी थे, उनके अपने ख़ुद के बहुत बड़े बड़े कारोबार हुआ करते थे। ऐसे ही और भी मैंने देखा हूँ, दूसरे भी ऐसे बहुत सारे मोहतमिम हैं। अभी मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, उनका होटलों का कारोबार है, उनके कई ढाबे चलते हैं, वो उनका अपना पर्सनल कारोबार है। लेकिन उसके अलावा अभी जैसे उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाइयों की शुरुआत कहाँ से हुई? कानपुर के एक मदरसे से बच्चे हैं वहाँ पे 35, और मोहतमिम साहब जो है वो बिल्डिंगों का कारोबार, यानी मदरसे का पैसा उन्होंने बिल्डिंगों में लगाया हुआ था। तो देखो, प्रॉब्लम क्या होता है, ये कुछ खियानत करने वाले जो मोहतमिम होते हैं ना, उनकी वजह से बाकी मदारिस भी रडार पे आते हैं और बाकी मदारिस पे भी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब क्या हो चुका है, देखो, अभी तक क्या होते आता था कि मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी, मायावती की हुकूमत थी,
कोई बोलने वाला नहीं था। वो बोलते थे भाई मुसलमानों को क्यों छेड़ने का, इनके मस्जिद मदरसों के मामलों में मुदाखिलत करके अपने को क्या करने का है, ये अपना काम कर रहे हैं करने दो, उनको छेड़ो मत, क्योंकि वो अपना वोट बैंक है। तो इसलिए उस ज़माने में क्या हो गया, हमारी गलतियाँ ये हुई कि नगर परिषद की कोई परमिशन नहीं है, कॉरपोरेशन की कोई परमिशन नहीं है, ग्राम पंचायत की कोई परमिशन नहीं है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन मदरसे वालों ने कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांध दिए। अब तहकीकात हो रही है तो पता चल रहा है कि ये बिल्डिंगें तो इलीगल है, ये कंस्ट्रक्शन का तो परमिशन ही नहीं लिया गया। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ, वन विभाग की ज़मीन पे बिल्डिंगें ठोक दिए, बहुत सारी जगहों पे वक्फ़ की ज़मीनों पे बिल्डिंगें ठोक दिए। अब वक्फ़ का तो कानून आ चुका है, तो वक्फ़ की ज़मीनें जो है वो गवर्नमेंट के निगरानी में जाने वाली है। तो देखो ये सारी चीज़ों से मुझे जो है ना, मैं एकदम साफ़ लफ्ज़ों में, अच्छा मैं किसी की चापलूसी चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ में ये बोलूँगा, क्योंकि मेरी अक्सर तालीम गुजरात में ही हुई है। मैंने गुजरात के मदारिस में जितना साफ़ शफ़ाफ़ निज़ाम देखा, शायद ही मैं समझता हूँ दुनिया के और कहीं पे निज़ाम होगा। तो ये जो बाकी के सूबों के लोग हैं ना, जिनको मदारिस चलाना है, मैं समझता हूँ उन्होंने 3-3 महीने की ट्रेनिंग लेके आना चाहिए गुजरात जाके, और वहाँ के जो मदारिस के मोहतमिमीन हैं उनकी सोहबत में रह के, और वहाँ के ऑफिस में बैठ कर के, भाई तुम्हारा हिसाब किताब कैसे चलता है, तुम्हारा खाने का निज़ाम कैसे चलता है, तुम्हारा तनख्वाहों का निज़ाम, और ऐसे ही तुम्हारा जो पूरी बैलेंस शीट जो मदरसे की बनती है साल में एक मरतबा, और किस तरह से तुम आईटी रिटर्न भरते हो, और सारी चीज़ें आप गुजरात जाओ। देखो मैं आपको खाली एक मिसाल देता हूँ, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे ये किसी को मस्का मारना, या मुझे ये नहीं है कि भाई मैं गुजरात वालों की तारीफ़ करूँगा तो वो मेरे लिंक से बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन कर देंगे। अल्लाह का करम है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे आज की तारीख़ में भी 5,000 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी गुजरात से हैं। हमारे पहले नंबर के जो शागिर्द हैं अहमदाबाद से, रफ़ीक भाई अहमदाबाद गुजरात वाले हैं, अहमद भाई सुनासरा पालनपुर वाले हैं, उनके अलावा मौलाना है एक वलसाड़ वाले, यानी गुजरात का कोई ऐसा ताल्लुक़ा नहीं है। मैं ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ के लोग मेरे साथ में ना जुड़े हुए होंगे। और कई जगहों की मुझे दावतें आई हुई हैं, वहाँ पे लोग कैंप रखना चाहते 3 दिन 4 दिन शेयर ट्रेडिंग के बारे में। मगर अब देखो, अब मैं आज थाईलैंड में बैठा हूँ, कुछ दिनों के बाद यहाँ से कार के ज़रिए से मलेशिया चला जाऊँगा। मेरे यहाँ कैसा है, मेरे को फुर्सत नहीं है खाने को, इंडिया में मेरे पास में टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैंने जो है उनसे माज़रत चाहा। मैं बोला ठीक है अब देखेंगे बाद में वहाँ पे आने के बाद। तो देखो गुजरात में मैंने जो निज़ाम देखा ना, तो मैं जैसे बात बता रहा था आपको, ये किसी को मस्का मारना नहीं है, बल्कि मैं आपको एकदम क्लियर बोलता हूँ। मैं अभी आज से 2 साल पहले मेरा डाभेल सफ़र हुआ था। अब डाभेल के अंदर जो है वो कारी साहब है, मैं नाम भूल चुका हूँ उनका, जो हमारे मौलाना मरहूम मौलाना सुलेमान साहब के समधी होते हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारे मौलाना सुलेमान साहब जो है उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। क्योंकि यही सारे सफ़र और मसरूफ़ियात की वजह से मुझे मौलाना के ऊपर एक मुस्तकिल वीडियो भी अपलोड करने का था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उसके लिए भी। तो खैर हमारे मौलाना के वो समधी होते हैं, अब मैं उनका भी नाम भूल गया हूँ, वो कारी साहब का। तो वो जो कारी साहब है जो कफलेता के मदरसे के ज़िम्मेदार है, वो वैसे ही एक हॉस्पिटल चलाते हैं इसमें क्या बोलते हैं उसको, डाभेल के अंदर। तो मुझे जो है ना, अभी देखो गुजरात वालों का हिसाब किताब कितना साफ़ सुथरा होता है। एक तो वो डाभेल में जो है मदरसा है उनका, इंग्लिश स्कूल, अमन इंग्लिश स्कूल, ज़बरदस्त तरीक़े से इंग्लिश स्कूल कैसे चलाना है, दीनी नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए, ये भी लोगों ने सीखना चाहिए। वहाँ उनसे पूछना चाहिए तुम कैसा पढ़ाते हो। और ऐसे ही स्कूल के साथ साथ मैं जो अभी मिसाल देने वाला हूँ, वो मिसाल है असल में उनके हॉस्पिटल की। वो मौलाना मोहम्मद साहब जो इंचार्ज है हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने एक डायरी बताई मुझे। बोले देखो मेरे पास में ये डायरी है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि बोले डॉक्टर साहब वो ये हमारे ज़कात के पैसे हैं। तो बोले मैं ये डायरी में लिख देता हूँ। अब देखो वो मदरसा नहीं है, वो हॉस्पिटल है, लेकिन वो डॉक्टर साहब की ईमानदारी देखो कि वो डायरी के अंदर जो है ना पूरा लिख के रखते हैं उनके पास ज़कात के कितने पैसे हैं। और कोई मरीज़ अगर उनके पास ऐसा आता है जिसके पास में इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, या उसको कम पड़ रहे हैं, या कोई टेस्ट वगैरह कराने का है, तो वो उसी ज़कात के पैसों में से उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है, ज़कात बिल्कुल आपकी सही मुस्तहिक तक पहुँच रही है।
आप अगर वो जो जिसका इलाज वगैरह करा रहे हो, अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं भी होता है तो उसी पैसे को जो है ना आप हीले के ज़रिए से उसके इस्तेमाल में ला सकते हो। कोई कोई हर्ज नहीं है शरआन उसके अंदर, बिल्कुल ज़कात के पैसे इस मसरफ़ के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीक़े से मुझे बड़ा पसंद आया उनका निज़ाम। एक एक रुपये का हिसाब लिखा हुआ है, जबकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने पर्सनल डायरी में, प्राइवेट डायरी के अंदर पूरा लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया मुझे कि बोले देखो मैं अपने तौर पे भी इस तरह का निज़ाम चलाता हूँ, जिसको जो देने का है वो देते हैं, मैं वो पैसे अलग रखता हूँ, डायरी में लिख देता हूँ, और कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, हम इसमें से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस वजह से इलाक़े के अंदर फिर मदारिस फलते हैं, फूलते हैं। हमारे यहाँ पे वही चीज़ें नहीं है। प्रॉब्लम हमारा यही है, हमारा मोहतमिम किसी से राय नहीं लेगा, किसी से मशवरा नहीं लेगा, बग़ैर राय के, बग़ैर मशवरे के मदारिस के पैसों को गैर मसरफ़ में इस्तेमाल कर रहा है, और जो है किधर भी उसका इस्तेमाल करने की वजह से ही ये जो कार्रवाइयाँ हुई। और अच्छा, उसमें फिर क्या है, लड़ाई झगड़े। आप देखेंगे गुजरात के मदारिस का निज़ाम एकदम आपको साफ़ सुथरा, दूध का दूध, पानी का पानी मिलेगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप खाली पैसा दो, आपने एक आधा सवाल कर लिए किसी मोहतमिम से, या आपने इस तरह की बात की है, तो फ़ौरन उन्होंने गुंडे पाल के रखे हुए हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, मैंने हमारे महाराष्ट्र के मदारिस में देखा हूँ, कई ऐसे मोहतमिमीन हैं जो गुंडों के भड़वे बने हुए हैं, गुंडों के दल्ले बने हुए हैं, गुंडों के साथ में। अरे तुम मदरसा चला रहे हो भाई, तुमको गुंडे की क्या ज़रूरत है। अब हम भी फाउंडेशन चलाते हैं, हमने 2017 में रजिस्ट्रेशन किए, अकाउंट ओपन किए, तब से लेके आज तक रात को 2 बजे उठाओ मुझे और मुझे बोलो मुफ्ती साहब मैंने 2018 में 10 रुपये दिया था, मेरे को हिसाब चाहिए। हम हर साल हम जो है ना, हर साल, अभी मैं थाईलैंड रवाना होने के एक दिन पहले ही हमारे सीईओ साहब के पास बैठकर उनको सारा, मेरा फाउंडेशन का भी, मेरी जो कंपनी है उसका भी, और मेरा अपना पर्सनल भी, सारा जो है पूरा दिन भर मैं उनके साथ में ही बैठा। और क्योंकि अभी अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था, तो 31 मार्च तक का आपको पूरा हिसाब किताब उनको देना पड़ता है, सारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स उनको देना पड़ते हैं हर साल। हमारे पास हर साल की आपको पूरी फ़ाइल मिलेगी मुकम्मल। वो भी हम पूरा 31 मार्च के बाद जैसे ही नया साल शुरू हो गया, फ़ौरन पिछले साल का हिसाब किताब करते हैं। तो देखो क्या ज़रूरत है आपको, आप अपना हिसाब किताब, अपना सिस्टम पूरा साफ़ सुथरा रखो। आपको कोई ऐसा आपके बाल को धक्का भी नहीं लगाएगा, कोई आपसे सवाल भी नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, आपको गुंडों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हमने ये सब किया ना, इसीलिए अभी देखो पुणे के अंदर जो है ना, कुदलवाड़ी एक एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया साफ़ हो गया। वहाँ पे 90% कारोबार मुसलमानों के थे, बड़े बड़े करोड़ों के कारोबार चलते थे। 90% साफ़ हो गया वो 100% साफ़ हो गया, 90% ईमान वालों के कारोबार। अब वहाँ के जितने भी मस्जिदें थी उन सबको नोटिस जा चुका है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों नौबत आ चुकी है मस्जिदों पे बुलडोज़र चलने की, वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना हमारे हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी है, ना मस्जिदों के निज़ाम में, ना मदरसों के। हमारे यहाँ मस्जिदों के सदर भी गुंडे बन के बैठे हुए हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। लोगों को घूरना, लोगों से झगड़े करना, ज़बरदस्ती। अच्छा, एक मेरे समझ में ये नहीं आता, झगड़ों का एक रीज़न होता है, रीज़न। अच्छा, बगैर रीज़न के झगड़े, ज़बरदस्ती झगड़े करने का मतलब सामने वाले पे प्रेशर डालने को, या उसको डराने को, या धमकाने को, या उसको ये बताने को कि भाई देख हम ये इलाके के भाई हैं, हम ये इलाके के गुंडे हैं, हम यहाँ के दादा हैं, यहाँ हमारी चलती है। अरे ज़बरदस्ती के झगड़े, कोई रीज़न रहा तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मगर ज़बरदस्ती तो मैंने खुद देखा हूँ। अब मुझे आप बताओ, लोगों से ऐसे ज़बरदस्ती झगड़ने वाले पागल कुत्ते अगर हमारे मस्जिदों के सदर रहेंगे, बराबर बुलडोज़र चलेंगे। ये जो 350 मस्जिद मदरसों पे चले हैं ना, इनमें भी बहुत से पागल कुत्ते होंगे, मोहतमिम पागल कुत्ते होंगे, या मस्जिदों के सदर पागल कुत्ते होंगे। इनके कुत्तेपन की वजह से क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि हमको मदरसों की ज़रूरत है, हमको मस्जिदों की भी ज़रूरत है, मगर ये थोड़े बहुत जो पागल कुत्ते हैं, अब ये इलेक्शन करने को तैयार नहीं है, मस्जिद का सदर बदलने को तैयार नहीं है। इनके कुत्तेपन की वजह से बाकी सारी मस्जिदें भी टारगेट पे आ रही है, निशाने पे आ रही है। तो देखो यहाँ 2 बातें अब मैं क्लियर, आखिरी फाइनल 2 बातें मैं साफ़ तौर पे बोलूँगा।
मदरसों के निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी रखो, मस्जिदों के निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी रखो, साफ़ सुथरा निज़ाम रखो। मस्जिदों को गुंडागर्दी भाईगिरी के अड्डे मत बनाओ। दूसरी चीज़, मदरसों में और मस्जिदों का जो ट्रस्ट है ना, प्रॉपरली ट्रस्ट बना के हर 2 साल में इलेक्शन कराओ भाई, हर 2 साल में इलेक्शन कराओ, हर 2 साल में इलेक्शन कराओ। बाद में जब वो मदरसा मस्जिद बिल आ जाएगा ना पार्लियामेंट में, जैसे मैंने औकाफ़ के ऊपर 3 साल पहले बोला था कि देखो औकाफ़ बिल आने वाला है, जब लोगों ने मुझे पागल बोले थे, मैंने ऐसे ही कहा था कि देखो ये जो हालात है मस्जिद मदारिस के लाइन के, आज अगर तुमने तुम्हारे निज़ाम को साफ़ सुथरा नहीं किया, आगे हालात बहुत ख़राब होंगे। लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किए, हमले किए मेरे ऊपर। अभी मैं क्या बोलूँ, मेरा ऑफिस जला देने की और काट डालने की और मारने की और जो है भून डालने की और AK-47 लेके जो है पूरा छलनी कर डालने की और बम से उड़ा देने की और हमारे ऑफिस पे मिसाइल डाल देने की धमकियाँ। मेरे ऑफिस के सीढ़ी पे खड़े रह के गुंडा मुझे 15 मिनट तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैं जला दूंगा, मैं काट डालूंगा, मैं फाड़ डालूंगा, मैं मिसाइल डाल दूंगा, मेरे घर में AK-47 रखे हुई है, उठा के ला के तेरे को भून डालूंगा। अब आप देखो ये गुंडा जो है ऐसी धमकियां दे रहा है इस तरीके से जो है, क्योंकि हमारी कौम समझने को तैयार नहीं। और उसको किसने भेजा? मदरसों में खियानत करने वाले मोहतमिमों ने, सब ने मिल के उसको 50-50 हज़ार रुपये दिए, बोले जा खाली भोंक के आ तू अकबर के ऑफिस के सामने, खाली भोंकने का है तेरे को, बस भोंकने का है। और भोंकने वाला कुत्ता क्या कर सकता है? भोंकने का ही काम। वो कुत्ता आया, 15-20 मिनट आधा घंटा उन्हें चिल्ला पुकार करके चले गया। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने आपको जब समझाए थे समझ में नहीं आया, अब नहीं समझ में आने की वजह से आज के हालात देखो कैसे हैं। अब आज मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, ये हालात उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, कल ये हालात महाराष्ट्र में होने वाले हैं, ये हालात मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी हो सकते हैं। फिर उससे पहले क्या करना है, हर 2 साल में जो है इलेक्शन कराओ, मदरसे का मोहतमिम बदलो, मस्जिद का सदर बदलो और मस्जिद मदरसों का पूरा लेन देन 100% उस्तादों की तनख्वाह बैंक अकाउंट से जाना चाहिए, पैसा बैंक अकाउंट में आना चाहिए। अगर तुमने निज़ाम ऐसा नहीं किए तो उत्तर प्रदेश बनने में, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, यही बातें 4 साल पहले 3 साल पहले बोला था ना, नहीं समझ में आया। अब देख रहे हो अपनी आंखों से क्या क्या हो रहा है। फिर अब जो अभी बोल रहा हूँ मैं, पेशन गोई मेरी, यही हालात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी होंगे। उससे पहले जो है ना ये सब करो, इलेक्शन करो। और ये जितने बुढ़े हैं, ख़ास तौर पे बुढ़ा मोहतमिम जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई, वो मदरसे का मोहतमिम बनने के लायक नहीं है, इतना याद रखो। हटाओ ये पुराने बुड्ढों को, ये पुराने लगेज को, ये पुराने सामान को, इनको रखो मदरसों के अंदर। भाई दुआ जिक्र में बैठो, आप हमारे सरपरस्त रहो, उनको सरपरस्त का लक़ब दे दो आप, आपकी सरपरस्ती में, मगर काम दूसरे लोगों को करने दो ना। ये बुड्ढों के दिमाग ख़राब, जैसे हदीस की किताबों में मिलता है, बुड्ढा जैसे जैसे होते रहता है उसके अंदर हुब्बे जाह की ख्वाहिश और माल की ख्वाहिश और उसके अंदर जो है जवानों के जैसे कारनामे करने की ख्वाहिश ऐसी बढ़ते रहती है। तो इसके लिए बुढ़ों को जो है ना रिटायर करके भाई जवान लोग जो काम करने वाले हैं आगे बढ़ाओ, मौका दो, मदरसों के निज़ाम को साफ़ सुथरा करो। देखो फिर हमारे मदरसे जो है ना, वो जैसे हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह, अभी मुझे उनके ऊपर भी मुस्तकिल वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो भी एक आलिम दीन है, साफ़ सुथरे निज़ाम के साथ ज़िंदगी गुजारे, एक आलिम दीन, मकतब में पढ़ाने वाला उस्ताद, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, MBBS कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और एक क्या बोलेंगे, एक दुनिया इल्मी जो है पूरी कायम करके चले गए अपने पीछे। एक आलिम क्या नहीं कर सकता है, उसको मौका दो, उसको मैदान तो दो काम करने के लिए। तो इसके लिए 2 साल में इलेक्शन करो भाई, जो अहल है उसको मोहतमिम बनाओ, उसके हाथ में पूरा मदारिस का निज़ाम दो और मसाजिद के अंदर भी जो है नौजवानों को काम करने का मौका दो। ऐसे पागल कुत्ते आने जाने वाले हर एक को घूर रहा है, पता नहीं एक आधे को काट देंगे, तो बजाय विश्रांतवाड़ी की गाड़ी आके इसको ले जाने से पहले इनको हटाओ और महल्ले के नौजवानों को मौका दो। मस्जिदों की कमेटियां रजिस्टर्ड करके पूरा निज़ाम जो है बैंक अकाउंट से करो, इमाम की तनख्वाह, मौज़िन की तनख्वाह, उसके अलावा सारे अखराजात। फिर देखो क्या मजाल है किसी की तुम्हारे मस्जिद मदरसे के ऊपर हाथ आँख उठाकर देख सके। ट्रांसपेरेंसी मैं जो कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी रखो, किसी की कोई मजाल नहीं है तुमको नज़र उठाकर देख सके, क्योंकि मदारिस और मसाजिद
ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमको दोनों की ज़रूरत है, मगर इनके निज़ाम को साफ़ सुथरा करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हम सिर्फ पूरा बोझ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हैं। हमारा भी काम है, ये कुछ गंदी मछलियों की वजह से पूरा तालाब जो गंदा हो रहा है ना, इनको साफ़ किया जाए, वरना ये पूरे तालाब को, यानी फिर ये इनकी वजह से जो मस्जिदें और मदारिस जिनका कोई कसूर नहीं है वो भी जद में आएंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।